यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने आपके लिए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी प्रशिक्षार्थियों को प्रोबेबिलिटी में बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। इसी को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। आशा करता हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया है, एक बैग में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें होती हैं। एक गेंद बैग से यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक बार मैं फिर प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक बैग में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें होती हैं। एक गेंद बैग से यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले कि लिखा क्या गया है, एक बैग में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। तो गेंदों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? गेंदों की कुल संख्या बराबर 3, 2 और 5 को ऐड कर लेंगे। 3 + 2 + 5 बराबर कितना हो गया? 5, 2, 7, 3, 10। तो गेंदों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 10। अब इसमें से ऐसी कितनी गेंदें हैं जो कि लाल नहीं है? तो उसको लिख लेते हैं। गेंदों की कुल संख्या जो लाल नहीं है। अब टोटल दी गई हैं 10 गेंदें और उसमें से लाल गेंदें कितनी हैं आपकी? 5। तो 10 में से 5 घटा देंगे। 10 - 5 बराबर 5 गेंदें ऐसी हैं जो कि लाल नहीं हैं। तो निकाली गई, अब क्या हो, अब हम लोग क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ लिख लीजिए, एक ऊपर कर दें। निकाली गई गेंदों की प्रायिकता जो लाल गेंदें नहीं है क्या होगी? गेंदों की कुल संख्या जो लाल नहीं है डिवाइड बाई गेंदों की कुल संख्या। गेंदों की कुल संख्या। अब गेंदों की संख्या जो लाल नहीं है कितनी है आपकी? ये 5 दी गई है। और गेंदों की कुल संख्या कितनी गई है? 10। तो कितना हो जाएगी? गेंदों की संख्या जो लाल नहीं है 5 हो गया। और डिवाइड बाई कितना हो गया आपका? गेंदों की कुल संख्या कितनी गई है? 10। इसको काट दीजिए। 5 का नम 5, 5 दूना 10। कितनी आ गई? 1/2। तो ऐसी निकाली गई गेंदें जो लाल नहीं, उनकी प्रायिकता क्या हो गई आपकी? 1/2। इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि निकाली गई गेंदों की प्रायिकता जो लाल गेंदें नहीं है उसकी प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर।
प्रश्न संख्या 2 है, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है और उसके परिणाम इस प्रकार आते हैं। पहला हेड, दूसरा टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। जहाँ पे एच क्या है, शीर्ष, मतलब शीर्ष होता है, और एच टी क्या है, आपका पट है। तो शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब कि एच आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको देख लीजिए। अब परिणाम क्या दिया गया आपका, यहाँ लिख लीजिए हल। परिणाम बराबर क्या दिया गया आपको, ये नोट कर लीजिए। हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, हेड, फिर आपका टेल, फिर हेड और हेड। ये दी गए। तो परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ क्या हो गए, परिणामों की कुल संख्या बराबर कितनी है आपकी, 10। 10 कैसे आई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको काउंट कर लिए। अब क्या हो गया, अब प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए अपॉन एन एस। अब एन ए क्या होता है आपका, घटना ए के अनुकूल मामलों की संख्या बटा एन एस क्या हो गया आपका, सिक्कों की कुल संख्या। सिक्कों मतलब कि उछाल वाले सिक्कों की, उछाल की कुल संख्या। अब घटना ए के अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है आपकी, ये देख लेते हैं। शीर्ष की संख्या बराबर, मतलब हेड कितनी बार आया है आप उसको नोट कर लीजिए, कितनी बार आया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बार आया। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेड 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 हेड, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये कितनी हो गई आपकी, 6 आ गई। देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ मैंने इसको लिख दिया। और परिणामों की कुल संख्या कितनी गई दी गई है, 10। तो आपकी पी ए मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर क्या हो जाएगी, ये कितनी दी गई आपकी, 6 है। अब पी ए बराबर कितना हो जाएगा, एन ए, एन एस मतलब ये एन ए हो गया आपका, और ये आपका एन एस हो गया, ये आपका एन ए हो गया, ये आपका एन एस हो गया। तो पी ए बराबर एन ए बराबर कितना हो गया आपका, 6, और एन एस कितना आपका टोटल 10। तो 6/10 हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 3/5, इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, एक बैग में 5 लाल गेंदें, 8 सफ़ेद गेंदें और 4 हरी गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो यह हरी नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए हल। मैं आपको सभी प्रश्न पूरी तरह से हल करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। तो पहले क्या दिया गया, बैग में लाल गेंदों की संख्या कितनी दी गई आपकी, 5 है। अगर यहाँ पूछा जाए बैग
में सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर 8 दी गई है। और हरी कितनी दी गई है? बैग में हरी गेंदों की संख्या बराबर कितनी दी गई है आपकी? 4 हरी गेंदें दी गई हैं। अब आप जानते हैं कि परिणामों की कुल संख्या, अगर हम फार्मूला पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? पी ए भी हमने पिछले प्रश्नों में लिख के आया हूं कि पी ए बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा, अब क्या होगा? परिणामों की कुल संख्या। तो परिणामों की कुल संख्या। अब इसको हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे? ये आपका Na था और ये आपका क्या था? Ns था। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए, हमें परिणामों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? सभी गेंदों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग परिणामों की अगर कुल संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? परिणामों की कुल संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग? सभी गेंदों को आपस में जोड़ लेंगे। गेंदें क्या दी गई? लाल गेंदें आपकी दी गई हैं 5 और सफ़ेद गेंदें आपकी दी गई हैं 8 और हरी गेंदें दी गई हैं आपकी 4। तो 5 + 8 और +4 कितना हो गया? 8 × 4 = 12, 5 = 17। ये आपकी परिणामों की कुल संख्या हो गई। ये आपका नीचे का हो गया। अब अनुकूल परिणामों की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो इसको देख लेते हैं। अब दूसरा क्या है आपका? अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? परिणामों की कुल संख्या और बिना परिणामों की कुल संख्या। और पूछा क्या गया है कि हरी नहीं है, मतलब माइनस हरी गेंदों की कुल संख्या। अब परिणामों की कुल संख्या कितनी दी गई? आपकी 17 दी गई है। और हरी गेंदें कितनी थी आपकी? 4। तो आपकी कितनी यहाँ पे आ गई? 17 में से 4 गया, 13 हो गया ना यहाँ पे। तो ये ऐसे परिणाम आए हैं जिसमें हरी गेंदें एक भी नहीं है, तो ऐसी कितनी है आपकी? 13 हो गई। अब हम आगे क्या करते हैं? फार्मूला जो लिखा उसमें हम लोग इसको लिख देते हैं। तो क्या हो गया? पी ए, ये वाला फार्मूला, पी ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पे इसका यूज कर लेंगे। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? पहले ऊपर क्या था? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपकी? ये 13 है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या 13 है, तो यहाँ 13। और कुल परिणाम कितने आए थे आपके? यहाँ पे देखिए, कुल परिणाम आपके कितने आए थे? आपके 17 आए थे। 13/17। इसका आंसर कितना आ गया? 13/17। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी? ऐसी गेंदों की जिसमें कि आपकी हरी गेंदें नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 13/17। आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से एक यादृच्छिक रूप से चयनित गुणनखंड 11 से कम है? इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी में एक अच्छा प्रश्न माना जाता है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आपका संख्या क्या दी गई? 72। तो 72 की भाज्य संख्या हल लिख लीजिए यहाँ पे। आपकी भाज्य संख्या आपकी क्या हो गई? आपकी 72 है, ये दिया गया है यहाँ पे प्रश्न में। अब 72 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 72 अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2, 3, फिर उसके बाद क्या हो गई? 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर कितना हो गया? 13 हो गया। तो इसको ऐसे तोड़िए कि 2 और 3 या
5 इस तरह में हो जाए तो 72 के हम अगर गुणनखंड करेंगे तो कितने, 2 की पावर 3, कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 की पावर 9, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये कितना हो गया आपका, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 9 72, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 2 और 3 इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर इस तरह का दिया गया है कि कोई संख्या, मतलब मान लिया p है और वो इस तरह लिखा गया है कि a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z दिया गया है, तो अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना हो तो कैसे होगा, ये देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, जो ये पावर दिया गया उसमें +1 करके और गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x + 1 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे y + 1, और यहाँ पे z + 1। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ 72 दिया गया है, 2 क्या दिया, एक अभाज्य संख्या दिया गया, 2 की पावर x क्या है, यहाँ पे क्या है 3 है, और y यहाँ पे क्या है 2 है। चीज़ें यही है, मतलब हमें इसी फार्मूला का यूज यहाँ करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप इस तरह का प्रश्न में दे दिया कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए किसी संख्या का, तो आप इस तरह उसे अभाज्य संख्या में उसको पावर के रूप में लिख लेंगे, और जो पावर आएगा उसमें 1 जोड़ करके गुणनखंड कर गुणा कर देंगे उसका। तो यही चीज़ें यहाँ मैंने किया। 72 को मैंने अभाज्य 2 और 3 अभाज्य संख्या उसके पावर में लिख दिया। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 72 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, n बराबर आपका क्या है 3 + 1, मतलब x यहाँ क्या दिया गया 3 दिया गया, तो 3 + 1, और दूसरा क्या दिया गया है y मतलब आपका 2 + 1। अब ये क्या आपका आ गया, 3 + 1 क्या हो गया 4, और 2 + 1 3 कितना हो गया 3, 4 3 कितना हो गया 12। मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 72 के, ऐसे 12 हैं। अब वो गुणनखंड कौन कौन से 12 अगर हम लिखना चाहें तो क्या होंगे, उसको देख लेते हैं। इसलिए गुणनखंड क्या हो गया आपका, पहला क्या है 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो गया 4 हो गया, जो 72 को डिवाइड कर देता है। 4 के बाद क्या होगा 6 भी हो जाएगा, 72 को डिवाइड कर दिया। फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 9 भी डिवाइड कर देगा 72 को, फिर 12 आएगा, 12 के बाद आपका 18 आएगा, 18 के बाद आपका 24 भी डिवाइड कर देगा 72 को, और 24 के बाद कौन डिवाइड करेगा आपका 36, 36 के बाद कौन डिवाइड करेगा आपका 72। अब देखिए जो मैंने यहाँ 12 लिखे हैं, यहाँ पर इसको गिनेंगे तो आपके 12 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये एक शॉर्ट फार्मूला है जिससे आप ज्ञात कर सकते हैं कितने उसके अभाज्य गुणनखंड है, और मैंने इसके पूरे गुणनखंड लिख दिए हैं। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से एक यादृच्छिक रूप से चयनित गुणनखंड 11 से कम है। मतलब हमें 11 से कम के गुणनखंडों को चयनित करना है। तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 और 9। ये 11 से कम है, 12 तो 11 से ज़्यादा है, तो मतलब हमें इतनी संख्याओं को लेना है। तो इसको देख लीजिए। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, 11 से कम के गुणनखंडों की संख्या क्या क्या है, आप यहाँ नोट, हम फिर से नोट कर दे रहे हैं। आपका 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर आपका क्या आएगा 4 6 8 9, इतनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे कितने अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके। अब अगर हम लोग लिखना चाहें कि प्रायिकता मतलब PA या PA, प्रायिकता बराबर क्या है आपका NA/NS। तो ऐसी कितने गुणनखंड हैं अगर गिना जाए कि परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, यहाँ हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या। अब देखिए
कुल आपका कितना है 12 दिया गया, और अनुकूल परिणाम कितने हैं जो 11 से कम के गुणनखंड है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितने हैं आपके 7 हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई आपकी 7, और इसके बटा कितने हो गए आपके 12, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 7/12 ही आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, एक अधिवर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या है। अधिवर्ष मतलब आपका लीप ईयर, तो अधिवर्ष लीप ईयर को ही कहते हैं। इस मतलब कितने दिन हो गए आपके 366 दिन। तो अगर इस तरह प्रश्न पूछ लिया गया कि 366 दिन में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या है, यह भी प्रश्न सेम होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि हमने अभी बताया कि पी ए बराबर क्या होता है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या हो गया अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, मतलब कुल संख्या। यहाँ तक तो आप पिछले क्वेश्चंस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करते चले आ रहे हैं, इसका भी यूज इसमें होगा। अब देखिए क्या होगा, इसमें दिया गया 53 रविवार, तो एक अधिवर्ष में कितने सप्ताह होंगे। अगर मान लिया जाए 366 दिन है, तो ये क्या हो जाए एक अधिवर्ष मतलब कि लीप ईयर, ठीक है, में आपके कितने हैं 366 है। तो 366 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आपके फुल्ली आएंगे आपके 52, आपके 364 दिन जो है वो तो कट जाएंगे, 364 दिन तो कट जाएंगे, बचेंगे 2 दिन, मतलब कि आपके कितने 364 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 52 दिन आएगा। तो कितने एक अधिवर्ष में कितने दिन आएंगे 52 सप्ताह आएंगे, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन है। अर्थात कितने दिन है आपके 366 दिन। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 364 ये 2 विषम दिन है, अगर 2 विषम दिन घटा देंगे तो कितने दिन बचेंगे आपके 364 दिन। और 364 दिन किसका है 364 आपका 7 का गुणज होता है, चूंकि 364 आपका 7 का गुणज है। यहाँ तो मतलब क्या हुआ कि आपके 52 सप्ताह हो गए, तो 52 सप्ताह में आपके कितने आएंगे 52 रविवार आएंगे, फिर 52 सोमवार भी आएंगे, और इसे लेकर कहाँ तक आएंगे 52 शनिवार भी आएंगे। और ये जो 2 विषम दिन है ये क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये 2 विषम दिन क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप देखिए ये 2 विषम दिन क्या है, तो ये 2 विषम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये 2 विषम दिन आपके कौन कौन से हो सकते हैं। वो तो आपके 52 रविवार निकल गए, 364 दिन मतलब 52 रविवार 52 सोमवार 52 से लेके 52 शनिवार तक के 52 निकल गए, तो आपके 364 दिन हो गए। अब 2 विषम दिन आए, वो 2 विषम दिन क्या हो सकते हैं आपके पहले हो सकते हैं शनिवार हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है रविवार भी हो सकता है, एक साथ आ जाए। फिर और क्या हो सकता है रविवार और सोमवार भी हो सकता है। फिर तीसरा क्या हो सकता है आपका सोमवार, फिर क्या हो सकता है आपका मंगल हो सकता है ना। अब अगला क्या आएगा, मंगल के बाद बुध भी आ सकता है, तो ये मंगल और ये बुध भी आ सकता है। फिर क्या आएगा आपका बुध और बृहस्पति भी आ सकता है, दो विषम दिन में। फिर क्या आ सकता है आपका बृहस्पति, और शुक्र में भी आ सकता है कोई 1-2 दिन। अभी एक बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है शुक्र और शनिवार, तो एक और क्या बचा है शुक्रवार और शनि भी आ सकता है। अब देखिए हमने
हम कितने 2 दिन ऐसे कैसे भी कितने विषम दिन आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो मतलब कितने दिन हो गए आपके? 7, अर्थात 7 संभव तरीके हैं 2 विषम दिन आने के। अर्थात यहाँ लिख दीजिए, अर्थात 7 संभव तरीकों में से 2 तरीके से रविवार प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे 2 तरीके कौन से हैं? एक या तो शनिवार रविवार आ सकता है या रविवार सोमवार आ सकता है। तो ऐसे 2 तरीके हैं जिससे हम रविवार प्राप्त कर सकते हैं 7 संभव तरीकों में से। तो प्रायिकता क्या हो गए? इसलिए अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या दिया गया आपका? 2 तरीके ऐसे हैं 2 और कितने संभव हैं आपके? 7। इसका आंसर कितना आ गया? 2/7। ये मैंने फुल डिटेल में आपको प्रश्न कराया है। अगर अच्छे से समझ लीजिए इस प्रश्न को, जिससे आप इस तरह की गलतियां ना करें आने वाले प्रश्नों में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 दिया गया, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। कम से कम एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या है? इसमें पूछा गया है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिख लें हल, और मैं अब प्रायिकता का फार्मूला लिख देता हूँ जिससे आप बार बार चीज़ों को नीचे यूज़ कर लें। तो क्या हमने बताया था? पी ए बराबर एन ए अपॉन आपका एन एस, मतलब कि घटना की संख्या बटा घटना या परिणाम की कुल संख्या। ये आप फार्मूला पहले भी यूज करते चले आ रहे हैं। अब इस फार्मूले का यूज करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखा गया 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, मतलब कि 3 बार निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है। तो जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या होंगे आपके? 8। एक हेड टेल, फिर हेड टेल और फिर हेड टेल, मतलब 8 होंगे। अगर इसको हम एक साथ लिखें तो कैसे आएगा? इस पूरे को आपको बताया, अगर 3 सिक्के एक साथ उछाल जाते हैं तो कैसे 8 आ रहे हैं ये भी देख लीजिए। अगर एस इसको पूरा मान लिया जाए इवेंट, तो इवेंट में आपका पहले क्या आ सकता है? आपका हेड, तीनों हेड आ सकता है, फिर 2 हेड और 1 टेल आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? 1 हेड और 2 टेल आ सकते हैं, फिर एक टेल और 2 हेड आ सकते हैं, फिर क्या आएगा? 2 टेल और 1 हेड आ जाए, 1 टेल हेड फिर टेल आए, फिर क्या आ सकता है? हेड टेल हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? टेल और टेल आ सकता है। कितने हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने इसको आपको समझा दिया कि इतने चीज़ें आ सकती हैं जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब दिया गया है कि कम से कम एक हेड और एक टेल आने की संभावना। तो कम से कम एक हेड और टेल आने की कितनी अनुकूल स्थितियां बनती हैं ये देख लीजिए। अनुकूल स्थिति एक हेड और एक टेल आने की, तो कितना हो जाएगी? कम से कम हेड और टेल आने की। तो देखिए एक हेड टेल ये आ जाए, ये आ गया, फिर हेड टेल, इसमें भी देखिए हेड और टेल आ गया है, फिर ये आ जाए, फिर टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, फिर हेड टेल हेड आ जाए। ये और ये नहीं आएंगे क्योंकि इसमें तीनों हेड है और तीसरा
दूसरा टेल 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 है। तो ये देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल स्थिति मतलब घटना की कितनी स्थिति आपकी हो गई यहाँ पे, 6। तो पी ए बराबर कितना आ गया आपका, अनुकूल स्थिति मतलब कितनी है, 6, और टोटल कितनी आपकी दी गई है, 8। तो 6/8 मतलब कितना आ गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो कितना आ गया, 3/4 इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न दिया गया है, ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता अनियमित रूप से निकाला जाता है। पत्ते के हुक्म या इक्का होने की प्रायिकता क्या है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हल, पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, ताश के पत्तों की आपकी 52 होती है। तो लिख लीजिए पत्तों की कुल संख्या बराबर कितना हो गया आपका, 52। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न को पढ़िए, गड्डी में से एक पत्ता अनियमित रूप से निकाला, पत्ते के हुक्म या इक्का होने की प्रायिकता। तो पहला क्या है, ताश की गड्डी में हुक्म, क्योंकि हुक्म के बारे में पूछा गया, हुक्म की पत्तों की संख्या आपकी कितनी होती है, 13 होती है। ये 13 हो गई। अब दूसरा क्या है, ताश की गड्डी में इक्के के पत्तों की संख्या कितनी होती है आपकी, 4 इक्के होते हैं ताश की गड्डी में। अब देखिए एक इसमें यह है कि हुक्म में भी तो एक इक्के का पत्ता होता है। तो हुक्म के में इक्के की कितनी संख्या होती है, 1 होती है। एक हुक्म में इक्के की कुल संख्या बराबर कितनी है आपका, एक हुक्म के पत्ते में एक इक्के का भी पत्ता होता है। तो हमने इसमें जोड़ दिया है ना, 13 में भी देखिए हुक्म है, इक्का में हमने यहाँ जोड़ दिया कि 4 इक्के होते हैं। तो एक तो आपका हुक्म के पत्तों में होती है। तो हम क्या हो जाएगी, ऊपर देखिए, परिणाम की संख्या बराबर, देखिए ये 13 और 4 ये घटा देंगे क्योंकि एक पत्ता इसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। तो 13 + 4 - 1 कितना हो गया, 13 4 17 में से 1 गया 16। और परिणामों की कुल संख्या कितनी दी गई, परिणामों की कुल संख्या कितना है आपकी, ये 52 है ना। पत्तों की कुल संख्या कितनी दी गई, 52। अब आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा देख लीजिए, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता हमने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, PA बराबर NA/NS। अब NA यहाँ पे क्या है आपका, 16 है ना यहाँ पे परिणामों की संख्या। तो 16 और कुल संख्या कितनी दी गई, 52, 16/52। अब इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा ना, 4 चौके 16 और 13 चौके 52। तो PA बराबर कितना हो गया आपका, PA बराबर आपका हो गया 4/13। ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न में थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग हुक्म में इक्के के पत्ता करते हैं तो एक पत्ता हुक्म में भी इक्के का होता है, लेकिन हम लोगों में इक्के के कितने संख्या ऊपर दी गई है, 4, जिसमें कि इक्के का भी पत्ता ऐड है। तो इसीलिए हम एक पत्ते को घटा देंगे। तो कितने आ गए आपके, 16, और कुल कितने आपके 52, 16/52 बराबर 4/13 इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 आपके डीएलएड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरा क्या गेंद क्या हो, लाल ना हो। तो सबसे पहले कितनी गेंदें दी गई हैं आपकी, 3 लाल दी गई और 5 काली गेंदें दी गई हैं। तो हम लोग हल लिख लेते हैं।
थैले में कुल गेंदें कितनी आपकी हो गई? 3 और प्लस 5 कितनी हो गई? 3 प्लस 5 बराबर 8 हो गई कुल। इसीलिए प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर कितनी हो गई आपकी? 8। टोटल कितनी हो गई आपकी? 8 हो गई। अब पहला दिया गया आपका लाल हो, तो फर्स्ट लाल गेंदे होने, लाल गेंदे, पहला लाल हो, ठीक है। तो कितनी है थैले में? कितनी लाल गेंदे आपकी? 3 लाल गेंदे हैं। तो थैले में 3 लाल गेंदे हैं। तो अनुकूल संख्या कितनी हो गई आपकी? अनुकूल संख्या आपकी हो गई 3। तो अब प्रायिकता क्या होगा? पी ए बराबर अनुकूल एन ए अपॉन एन एस। अब एन ए आपका क्या है? एन ए आपका ये है, एन ए मतलब 3, और एन एस क्या दिया गया आपका? 8, क्योंकि पूरी संख्या क्या दी गई? 8। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/8 हो गया। अब दूसरा पूछा गया लाल नहीं हो, मतलब लाल नहीं हो मतलब क्या पूछा गया है? काली पूछा गया ना। लाल ना हो तो दूसरी क्या संख्या दी गई आपकी? काली गेंदें दी गई हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? लाल ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता मतलब कि आपकी कितनी गेंदें हो गई? आपकी 5 काली गेंद हैं, तो ये क्या हो गया आपकी? 5 काली गेंदें, तो कितना हो गया आपका? 5 हो गया अनुकूल संख्या। तो पी ए बराबर कितना हो गया? एन ए अपॉन एन एस बराबर 5। इसका क्या हो गया? अनुकूल संख्या 5 और कुल संख्या कितना दिया गया? 8। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5/8। अगर इसी प्रश्न को अगर हम लोग एक और है कि अगर लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो ये सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड आपको बता देता हूँ कि अगर पूछ ले कि एक बार लाल दे दिया गया, लाल गेंदों की हम लोगों ने प्रायिकता निकाल ली 3/8, और हमसे पूछा गया लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो हमने ऊपर देखी यहाँ लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी निकाली? 3/8 निकाल ली है। और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता, मतलब ये क्या है आपका? जो लाल गेंद ना हो, तो ये लाल गेंद ना होने की प्रायिकता है। ये आपका फार्मूला हो गया। 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस आपका लाल गेंद की प्रायिकता कितनी दी गई है आपकी? 3/8 दी गई है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3/8, 1 माइनस 3/8। अब एलसीएम निकाल लीजिए इसका एलसीएम हो गया 8, और 8 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आ गया आपका? 5/8। आंसर सेम आंसर यहाँ देखिए आ गया, ये 5/8 है। ये भी आपका 5/8 है। तो ये लाल गेंद ना होने की प्रायिकता इस तरह भी लिखा सकते हैं कि 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता, और लाल गेंद होने की प्रायिकता हमने निकाल लिया 3/8। यहाँ ऊपर लाल गेंद की प्रायिकता हमने 3/8 निकाल लिया, तो 1 माइनस 3/8 करके निकाल के 5/8 ला दिया। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।